हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसके सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इन अ वेरी इजी वे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। हमारे चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स और मेजरमेंट में क्या है, हमें बहुत सारी फिजिकल यूनिट्स के बारे में पढ़ना है और उनके मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है कि उनको कैसे मेजर करेंगे। तो इस चैप्टर में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी। कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, चाहे वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, या फिर उसके टर्म्स में हम लॉज ऑफ फिजिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ विच हम लॉज ऑफ फिजिक्स को भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मास। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह से फोर्स क्या है? फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ विच हम लॉज ऑफ फिजिक्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है इसको देखते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी होती है, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है। पहली होती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरी होती है हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। मतलब वो ऑलरेडी अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, उनको और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। विच कांट बी which can't be simplified further, जिनको हम और आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ऐसी क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं which are derived from अदर क्वांटिटीज। तो वो क्वांटिटीज जिसको हम दूसरी क्वांटिटीज से ड्राइव करते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। और वो क्वांटिटीज जिनको हम और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, उन क्वांटिटीज को बोलते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इनको आप डिटेल में देखते हैं कि ये दोनों का क्या मतलब है और ऐसी कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और ऐसी कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। फिजिक्स में 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा गया है, मतलब उनको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। वो क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? पहली है लेंथ, दूसरी है मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक, दे आर द बेसिक यूनिट्स। ये बेसिक यूनिट्स हैं, ये और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको हम दूसरी यूनिट से ड्राइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की मल्टीप्लाई जब मैंने एक्सेलरेशन से की तो मुझे क्या मिला? फोर्स। तो मैंने और सारी फिजिकल क्वांटिटी से क्या ड्राइव कर लिया? फोर्स को ड्राइव कर लिया। तो फोर्स क्या हो गई? ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह से अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन होता है मेरा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
तो ये दो फिजिकल क्वांटिटीज की जब मैंने मल्टीप्लाई की तो मुझे ड्राइव हो गई एक नई क्वांटिटी मिली जिसका नाम है वर्क डन। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी? ड्राइव्ड क्वांटिटी। इस तरह से हम बहुत सारी ड्राइव क्वांटिटीज को निकाल सकते हैं दूसरी क्वांटिटीज की हेल्प से। तो ये हमारी दो टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी है जिनको हमने अभी पढ़ लिया है। इसके आगे हम बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। अब हम अपने नए टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, फिजिकल यूनिट और वो कितने टाइप की होती है उसको पढ़ेंगे। हमारा नया टॉपिक है फिजिकल यूनिट। अभी हम पढ़ चुके हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिसको हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, तो वो हो गई फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल यूनिट क्या चीज़ है? फिजिकल यूनिट का मतलब क्या है? सपोज ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मुझे इसे मेजर करना है, ठीक? तो मैं क्या करूं, इसमें से एक स्टैंडर्ड अमाउंट ले लूं। स्टैंडर्ड अमाउंट का मतलब एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसी फिगर जो सारी दुनिया में मानी जाती हो, जिसमें कोई रूल्स और रेगुलेशन लग रहे हैं, उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो इसमें से हमने मान लो इतना टुकड़ा निकाल लिया, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी, सपोज ये फोर्स है, मैंने इसमें से इतना स्टैंडर्ड अमाउंट निकाला और मैंने बता दिया कि ये अमाउंट 1 न्यूटन के बराबर है, ठीक? अब मैं इस यूनिट को यूज करके, इस चीज को यूज करके सारी फोर्स को मेजर कर सकता हूं। इसको यूज करके मैं सारी फोर्स को मेजर कर सकता हूं। तो ये क्या हो गई? एक फिजिकल यूनिट हो गई। ये जो 1 न्यूटन है ना, ये एक फिजिकल यूनिट होगी। तो फिजिकल यूनिट क्या होती है? स्टैंडर्ड अमाउंट होता है, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड अमाउंट जिससे हम उस फिजिकल क्वांटिटी को इजीली मेजर कर सकें, उसको बोलते हैं हम फिजिकल यूनिट, ठीक है? अब फिजिकल यूनिट फिर से हमारी दो टाइप की होती है। पहली हमारी फिजिकल यूनिट होती है फंडामेंटल। फंडामेंटल यूनिट हमारी वो यूनिट हो गई जो हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। मतलब हमने जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी फंडामेंटल वाली, उन्हीं की फंडामेंटल यूनिट्स जो होंगी उनको हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक? तो हमारे पास सबसे पहले क्या था? सबसे पहले हमारे पास था लेंथ। तो लेंथ की यूनिट होती है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो ये हमारी क्या हो गई? एक फंडामेंटल यूनिट हो गई। जिस तरह से हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती थी, उसी तरह से हमारे पास 7 फिजिकल यूनिट्स होती हैं। तो लेंथ की हो गई मीटर, उसके बाद मास की हो गई किलोग्राम, फिर हमारे पास था टाइम, टाइम की होती है सेकंड, टाइम के बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर की होती है केल्विन, इसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पेयर, इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला, और लास्ट में आता है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो फिजिकल यूनिट होती है उसका नाम होता है मोल। तो जिस तरह से हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज थी फंडामेंटल, उसी तरह से हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गई, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पेयर, कैंडेला, मोल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्राइव्ड यूनिट्स। ये ड्राइव्ड यूनिट्स क्या चीज है? ड्राइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जिनको हम दूसरी यूनिट से ड्राइव करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक्सेलरेशन की यूनिट निकालूं, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। तो मैं लिख सकता हूँ v माइनस यू अपॉन टी, या फिर मैं लिख सकता हूँ डेल v अपॉन टी। तो चेंज इन वेलोसिटी मींस हमें आउटकम में क्या मिलेगा? रिजल्ट में क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। टाइम की यूनिट होती है सेकंड। ये ऊपर जाएगा तो हमें क्या यूनिट मिलेगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो यूनिट हो गई ये ड्राइव्ड यूनिट हो गई, जिसको हमने दूसरी यूनिट से ड्राइव किया। नेक्स्ट हम निकालते हैं फोर्स की यूनिट। फोर्स क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास की यूनिट होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो फोर्स की यूनिट निकल के आई, दिस यूनिट इज द ड्राइव्ड
यूनिट। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स हो गई, इनको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये ड्राइव्ड यूनिट्स हो गई, और इस तरह से बहुत सारी ड्राइव्ड यूनिट्स होंगी जिनको हम दूसरी यूनिट्स की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम जो फिजिकल यूनिट्स पढ़ रहे हैं अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपना यूनिट सिस्टम। हमारे पास बहुत तरह का यूनिट सिस्टम होता है, लेकिन हमें कुछ ही यूनिट सिस्टम को पढ़ने हैं। यूनिट सिस्टम पहला होता है सीजीएस सिस्टम, एक होता है आपका एमकेएस सिस्टम, एक होता है हमारा एसआई सिस्टम, और एक होता है हमारा एफपीएस सिस्टम। ठीक, अब ये सीजीएस सिस्टम क्या है, एमकेएस सिस्टम क्या है, एसआई सिस्टम क्या है और एफपीएस सिस्टम क्या है। तो इसमें हमने जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी, 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी, उन 7 में से 3 जो यूनिट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली हैं। तो उन्हीं को लेके हम उन्हीं का एग्जाम्पल लेके हम इन सारे सिस्टम्स को ईजिली समझते हैं। तो हम ले लेते हैं, वो 3 यूनिट्स हैं, लेंथ, दूसरी यूनिट है मास, तीसरी यूनिट है टाइम। तो ये जो लेंथ, मास, टाइम है ना, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होती हैं। तो इन्हीं की हेल्प से हम सारे सिस्टम को समझते हैं। तो सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, अगर हम लेंथ लेंगे सीजीएस सिस्टम में तो हम लेंगे लेंथ सेंटीमीटर में, अगर हम मास लेंगे तो हम ग्राम में लेंगे, और अगर हम टाइम लेंगे तो किस में लेंगे, सेकंड में। उसी तरह से अगर हम एमकेएस सिस्टम की बात करें तो इसमें हम जो लेंथ लेंगे वो लेंगे मीटर में, मास जो लेंगे वो लेंगे किलोग्राम में, और टाइम लेंगे सेकंड में। इसी तरह से अगर मैं एफपीएस सिस्टम की बात करूं तो हम लेंथ लेंगे फुट में, मास लेंगे हम पाउंड में, और टाइम लेंगे हम सेकंड में। ठीक, तो लेंथ, मास, टाइम से हम तीनों सिस्टम को समझ सकते हैं कि किस में हम क्या यूज करेंगे। अगर आप फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी चीज सॉल्व कर रहे हो तो आपको एंटायर क्वेश्चन में एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, चाहे आप एमकेएस सिस्टम को फॉलो करें, चाहे आप एफपीएस सिस्टम को फॉलो करें, या फिर आप सीजीएस सिस्टम को फॉलो करें, किसी एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब ये जो चौथा सिस्टम है एसआई सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह हमें एसआई सिस्टम ही पढ़ने को मिलता है। आपकी बुक्स में भी बहुत सारी डेफिनेशंस लिखी होती हैं, तो उसमें लिखा होता है इसकी एसआई यूनिट ये है, इसकी एसआई यूनिट ये है। तो एसआई सिस्टम जो है मोस्ट प्रीवलेंट है, सबसे ज्यादा चलने वाला है, इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं इसको। अब एसआई सिस्टम में क्या होता है, एसआई सिस्टम में भी हम लेंथ को किस में लेते हैं, मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। तो ये जो एसआई सिस्टम है और जो ये एमकेएस सिस्टम है, ये दोनों लगभग सेम है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सिस्टम चलता है वो कौन सा चलता है, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम सेम है जस्ट लाइक एमकेएस, लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड। तो ये हमारे पास 4 सिस्टम्स हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जिनको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। इस तरह से और भी सिस्टम हो सकते हैं, सीजीएस, एमकेएस, एसआई और एफपीएस। इसके बाद हम अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नया टॉपिक है, कुछ स्मॉल यूनिट्स हैं उनको देख लेते हैं। स्मॉल यूनिट्स, अब वो स्मॉल यूनिट्स हैं क्या, जैसे कहीं पे लिखा है 1 एंगस्ट्रॉम, ये ए के ऊपर अगर मैंने ऐसे करके डॉट लगा दिया तो इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। इसी तरह से अगर आपको कहीं लिखा मिले 1 नैनोमीटर तो इसका मतलब होता है 10⁻⁻9 मीटर। अगर आपको कहीं लिखा मिले 1 माइक्रोमीटर, इसका मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। अगर कहीं पे लिखा मिले 1 पिकोमीटर, इसका मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर। अगर कहीं पे लिखा मिले 1 फर्मी मीटर, एफएम का मतलब फर्मी मीटर, इसका मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो ये कुछ स्मॉल यूनिट्स हैं जिनको हम फिजिक्स में मोस्ट फ्रिक्वेंटली पढ़ते हैं। तो इसको देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए।
इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ एंगल, कि एक एंगल को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें। कन्वर्जन ऑफ एंगल्स, कन्वर्जन ऑफ एंगल्स। कन्वर्जन ऑफ एंगल्स का क्या मतलब है? इसमें अगर आपका एंगल आपको रेडियन में दिया है और आपको डिग्री में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे? रेडियन को डिग्री में अगर आपको चेंज करना है तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 180 अपॉन पाई से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई एंगल गिवन है 2 पाई, तो ये रेडियन में गिवन है, इसको आपको डिग्री में चेंज करना है तो आप सिंपली क्या करो, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई से पाई कैंसिल, आंसर विल बी 360 डिग्री। तो 2 पाई जो होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। दूसरी तरफ अगर हमें डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तब हम क्या करें? तो यहाँ पे उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे हमने 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे कर दीजिए पाई अपॉन 180। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 360 डिग्री ही लेता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं पाई अपॉन 180 से करूँ तो 180 2 जा 360, तो आंसर हमें मिल जाएगा 2 पाई। इस तरह से हम एंगल्स को डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस का क्या मतलब है? हमारे पास जितनी भी फिजिक्स में यूनिट्स हैं उनको हम डायमेंशंस की फॉर्म में लिखेंगे, मतलब हम उनको एक कॉमन तरीके से लिखेंगे और जो भी हमने फिजिकल यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हैं उनकी फॉर्म में उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। अब ये डायमेंशंस हैं क्या, तो इसको देखते हैं। हमें देखिए स्टार्टिंग में 3 चीज़ें देखनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है लेंथ, दूसरी है मास, तीसरा है टाइम। लेंथ क्या है? लेंथ कोई भी डिस्टेंस है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको डिस्टेंस की फॉर्म में गिवन है, किसकी फॉर्म में गिवन है? डिस्टेंस की फॉर्म में, तो आप उसको डायमेंशन की फॉर्म में कैसे लिखोगे? डायमेंशन का मतलब होता है आप 2 लार्ज ब्रैकेट लेके उसकी जगह पे लिख दीजिए L। अगर आपको लेंथ गिवन है तो हम उसको कैसे लिखेंगे? 2 लार्ज ब्रैकेट लेके L में बंद कर देंगे। अब चाहे लेंथ गिवन हो, डिस्टेंस गिवन हो, डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, सब सेम चीज है, तो सबका डायमेंशन क्या होगा? L। इसी तरह से जितना भी मास होगा, मास को हम लिखेंगे कैपिटल M से, टाइम को लिखेंगे कैपिटल T से। तो ये जो 3 हमने जो डायमेंशंस लिखे हैं, इसी तरह से और भी डायमेंशन होते हैं लेकिन ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज को इन डायमेंशंस में चेंज करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं सबसे पहले बात करूं एरिया की, तो एरिया क्या होता है? एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब होता है, मीटर स्क्वायर का मतलब होता है जैसे एक डिस्टेंस को मैंने दूसरी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दी, एक डिस्टेंस को मैंने दूसरी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दी, जैसे लेंथ इनटू ब्रेथ कर रहे हो आप, तो दोनों डिस्टेंसेस हैं, तो एक डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा? L, दूसरी डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा? L, तो हमें एरिया का डायमेंशन क्या मिलेगा? L स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं वॉल्यूम का डायमेंशन निकालूं तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, तो यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी L इंटू L इंटू L, तो फाइनली हमें वॉल्यूम का डायमेंशन मिलेगा L क्यूब। तो ये वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, मैं बात करूं वेलोसिटी की, मैं कहूं वेलोसिटी का क्या डायमेंशन होगा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक डिस्टेंस ही तो है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन हो जाएगा L और अपॉन में क्या आ जाएगा? टाइम। जब इस टाइम को हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो हमें डायमेंशन मिलेगा LT माइनस 1। तो ये डायमेंशन जो हो गया वो किसका हो गया? वेलोसिटी का हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकालते हैं। किसी भी चीज का डायमेंशन निकालने के लिए आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी भी वेलोसिटी ही देगा, तो वेलोसिटी का डायमेंशन अभी हम निकाल चुके हैं, क्या होता है? LT माइनस 1।
टाइम का डायमेंशन होता है t। जब ये t ऊपर जाएगा तो एक और माइनस पावर हो जाएगी, तो फाइनली हमें डायमेंशन मिलेगा lt-2। तो इस तरह से हमने एक्सेलरेशन का भी डायमेंशन निकाल लिया। और आगे बढ़ते हैं हम फोर्स का डायमेंशन निकालते हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का डायमेंशन क्या होता है? मास का डायमेंशन होता है m, एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी हमने निकाला है lt-2। अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो फाइनली हमें फोर्स का डायमेंशन क्या मिलेगा? हमें डायमेंशन मिलेगा mlt-2। तो ये फोर्स का डायमेंशन हो गया। इसी तरह से अगर मैं वर्क डन का डायमेंशन निकालूं तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन अभी हम निकाल चुके हैं mlt-2, तो mlt-2। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक डिस्टेंस, उसका डायमेंशन हो गया l। तो l की एक एक पावर है, दोनों ऐड होगी 2 पावर हो जाएगी, तो हमें फाइनली मिलेगा ml2t-2। तो ये डायमेंशन किसका हो गया? वर्क डन का। अब वर्क डन, एनर्जी, ये सब एक ही चीज होती है, तो एनर्जी की भी यूनिट, एनर्जी का भी डायमेंशन क्या हो गया? ml2t-2। यही डायमेंशन किसका है? एनर्जी का भी। ये एनर्जी का भी डायमेंशन है और वर्क डन का भी डायमेंशन है। इस तरह से हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन निकाल सकते हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जिसको हम निकालने की कोशिश करते हैं, उसका नाम होता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का क्या डायमेंशन है? तो सरफेस टेंशन का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है? mlt-2। तो यहां पे लिख देंगे हम mlt-2 अपॉन लेंथ का क्या होगा? l से l कैंसिल, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन मिलेगा हमें mt-2। इसमें कोई भी l का डायमेंशन नहीं होगा। तो ये कुछ डायमेंशंस हैं, कुछ फॉर्मूले, इस तरह से हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए एक बार। अच्छा, ये जो हम डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं, इसकी कुछ और चीजें सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे लिखा है कि टाइम का डायमेंशन t है, तो इसमें ml तो दिख नहीं रहा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको m0 l0 और t की पावर 1। तो सिर्फ t लिखा है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर क्या होती है? 1, यही आ जाएगा। अगर कहीं पे सिर्फ लेंथ लिखा है, लेंथ का डायमेंशन लिखा है l, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m0 l t0। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1। अब ये जो हमने डायमेंशनल एनालिसिस की है, क्यों की है? इसके कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ लिमिटेशंस होंगे, तो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है, इसके फायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के क्या एडवांटेजेस हैं? तो डायमेंशनल एनालिसिस के 3 एडवांटेजेस हैं। तीनों को एक एक करके एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल होता है, पहला इसका जो एडवांटेज है वो है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। मतलब किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं हम डायमेंशंस की हेल्प से, कि कोई भी फॉर्मूला अगर लिखा है तो वो सही है कि नहीं। कैसे करेंगे, देखते हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है F = ma। अब ये फॉर्मूला ठीक है या नहीं, तो इसको कैसे चेक करें? तो डायमेंशंस की हेल्प से हम इसको चेक कर सकते हैं। कैसे? हम दोनों तरफ डायमेंशन लगा दें। फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2, यहाँ पे मास का डायमेंशन होगा m और एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा lt-2। तो अगर दोनों को देखें तो दोनों डायमेंशंस इक्वल हैं, दोनों तरफ डायमेंशंस इक्वल हैं। जैसे ही दोनों तरफ डायमेंशंस इक्वल आते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला जो लिखा है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। हम लिखते हैं E = mc²। आइंस्टाइन का बहुत फेमस फॉर्मूला है। अब एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? एनर्जी का डायमेंशन होता है ml2t-2। यहाँ पे मास होता है, मास का डायमेंशन होता है m,
अब c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड मतलब वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, और इसका भी स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, एम एल टू टी माइनस टू। तो जो डायमेंशन यहाँ है वही डायमेंशन यहाँ है, इसका मतलब ये फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट है। और एग्जांपल देख लेते हैं। हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है, देख लेते हैं। v क्या है, वेलोसिटी, डायमेंशन होगा एल टी माइनस वन, यू क्या है, एल टी माइनस वन, प्लस एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होगा एल टी माइनस टू, और साथ में t से मल्टीप्लाई। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। एल टी माइनस वन प्लस इस t की मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा एल टी टी माइनस टू और प्लस वन कितना हुआ, माइनस वन। अब एल टी माइनस वन कितना हुआ, ये टोटल हुआ टू एल टी माइनस वन। तो इधर हम देखें डायमेंशन क्या मिल रहा है, एल टी माइनस वन, यहाँ पे मिल रहा है टू एल टी माइनस वन। तो यहाँ पे जो टू आया है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। कांस्टेंट वैल्यू को आप कंसीडर नहीं करोगे, जो भी डायमेंशन आए अगर वो दोनों तरफ इक्वल है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कांस्टेंट, तो वो फॉर्मूला कैसा होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एल टी माइनस वन आया, टू आया, निगलेक्ट कर दो, तो एल टी माइनस वन इक्वल, इसका मतलब ये फॉर्मूला कैसा है, एब्सोल्युटली करेक्ट। इस तरह से आप फिजिक्स के किसी भी फॉर्मूले को चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन कि वो फॉर्मूला ठीक है या नहीं। नेक्स्ट एडवांटेज जो है डायमेंशनल एनालिसिस का, उसको देखते हैं। कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। कैसे, एग्जांपल लेते हैं। मुझे 1 जूल को कन्वर्ट करना है अर्ग में। अब जूल क्या होता है, एनर्जी या वर्क की यूनिट है, अर्ग भी क्या होता है, एनर्जी या वर्क की यूनिट है। तो जूल जो है वो एसआई यूनिट है और अर्ग वो है सीजीएस यूनिट। ठीक, तो 1 जूल में कितने अर्ग होंगे ये हमें कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो क्या करें, देखो 1 को मान लेते हैं हम n1 और जूल को मान लेंगे u1, n1 u1, यहाँ इसको मान लेंगे n2, इसे मान लेंगे u2। तो अगर मैं लिखूं सही करके तो क्या लिख सकते हैं, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। मुझे कौन सी वैल्यू निकालनी है, n2। तो अगर n2 को मैं कैलकुलेट करूं तो मुझे मिलेगा n1 u1 अपॉन u2। ठीक, n1 की वैल्यू कितनी है 1, तो फाइनली मेरे पास बचा u1 अपॉन u2। अब u1 अपॉन u2 कैसे सॉल्व होगा, तो u1 है क्या, देखो u1 है क्या, u1 है जूल। जूल क्या होता है, एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, एनर्जी का डायमेंशन होगा ml2t माइनस टू। इसी तरह से नीचे भी u2 है, u2 क्या है, अर्ग। अर्ग किसकी यूनिट है, एनर्जी की। तो एनर्जी का भी डायमेंशन फिर से क्या होगा, ml2t माइनस टू। ठीक, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ये u1 है तो इधर ले लेते हैं हम m1 l1 t1 m2 l2 t2। ठीक, फिर इन सबको सेग्रीगेट करके लिख लेते हैं। मैं लिख लूँ m1 अपॉन m2, इनकी पावर कितनी है 1। फिर मैं लिख लूँ मल्टीप्लाई में L1 अपॉन L2, इनकी पावर कितनी है 2। फिर मैं लिख लूँ T को अलग लिख लूँ, T1 अपॉन T2, इनकी पावर है -2। ठीक, अब देखो जो M1 लिखा है, M1 क्या है, U1 का पार्ट है। U1 क्या है, SI सिस्टम में। तो मास SI सिस्टम में क्या होता है, किलोग्राम। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे किलोग्राम। और नीचे M2 क्या है, CGS सिस्टम का है, तो इसको हम लिख लेते हैं ग्राम। इसकी पावर कितनी 1। इसी तरह से L1 अपॉन L2, L1 SI सिस्टम में क्या है, मीटर, और CGS में सेंटीमीटर। टाइम दोनों में क्या होता है, सेकंड और सेकंड। इसकी पावर -2, इसकी पावर 2। ठीक है, अब देखो हमें किस में चाहिए, CGS यूनिट में। तो हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लें। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, 1000। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम की पावर 1। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 2। और टाइम
दोनों सेकंड सेकंड होता है, तो ये तो सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, अब देखो ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमें मिला 10⁻³ इंटू 10⁻², और उसका भी स्क्वायर है, तो कितना हो गया 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ इंटू 10⁻³ कितना हुआ 10⁻�7। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है n2 की। तो फाइनली हमें n2 कितना मिला 10⁻�7। इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो फाइनली आंसर मिलेगा 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻�7 आर्क। तो इस तरह से हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। इसका एक और बहुत अच्छा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मुझे 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में। न्यूटन क्या होता है, एसआई सिस्टम है फोर्स का, डाइन होता है सीजीएस सिस्टम फोर्स का। तो फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए हमें। फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर से मान लेते हैं n1 u1 n2 u2। n2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी बताओ, n2 की वैल्यू होगी n1 u1 अपॉन u2। तो फाइनली हमें मिलेगा n1 u1 अपॉन u2। n1 की वैल्यू 1 है, तो दिस विल बी इक्वल टू u1 अपॉन u2। अब u1 है क्या, u1 फोर्स ही तो है न्यूटन, लेकिन ऐसा ही सिस्टम में है, तो इसको हम लिख सकते हैं mlt-2, और इसको हम लिख सकते हैं फिर से mlt-2। ये भी क्या है फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन सेम होगा। अब ये ऐसा ही सिस्टम में, तो इसको हम 1 1 1 इसे 2 2 2 कंसीडर कर लें, फिर अलग करके लिख लें m1 अपॉन m2, l1 अपॉन l2 और t1 अपॉन t2 का पावर -2। टाइम दोनों में सेम होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसा ही सिस्टम में मास क्या होता है, ऐसा ही सिस्टम में मास होता है किलोग्राम, और इसमें होता है ग्राम। फिर से लेंथ क्या होती है मीटर, और ये होती है सेंटीमीटर, वो तो कैंसिल हो गया, तो इतना बचा। अब 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, तो लिख सकते हैं हम 10⁻³ ग्राम अपॉन ग्राम इंटू 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। इससे ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमें मिला 10⁵ n2 की वैल्यू। तो n2 क्या मिला हमें, n2 मिला 10⁵। तो यहाँ पे अगर पुट कर दें तो फाइनली हमें मिलेगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। इस तरह से हम एक यूनिट सिस्टम को, मतलब इस तरह से हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस का अब हम तीसरा एडवांटेज देखते हैं, वो क्या है, वो है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला मतलब आप फॉर्मूलेज को भी ड्राइव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। कैसे, एग्जांपल लेते हैं। जैसे जो सिंपल पेंडुलम होता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे, इसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, इसके बॉब के मास पे डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे डिपेंड करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं टाइम जो होता है सिंपल पेंडुलम का, वो डिपेंड करता है एल पे, डिपेंड करता है एम पे, डिपेंड करता है जी पे, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी पावर्स लगा दो ए बी और सी। ठीक, अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इन सब के डायमेंशंस लगाने हैं। जैसे टाइम, ये क्या है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा टी, तो टी को हम ऐसे लिख सकते हैं m0 L0 t। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। L का मतलब है लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा L, L की पावर a। उस तरह से फिर होगा m, m क्या है मास, मास का डायमेंशन क्या होगा m, इसकी पावर होगी b। g होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या, एक एक्सेलरेशन ही तो है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा LT-2, तो LT-2 की पावर c, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ पावर को कंपेयर करके इक्वेट करना है। कैसे, जैसे यहाँ पे देखो इस साइड में m की पावर कितनी है 0, तो हम m की पावर्स को इक्वेट कर रहे हैं, पावर्स ऑफ m की पावर को कैसे इक्वेट करोगे, यहाँ पे है 0, तो 0 किसके इक्वल होगा, यहाँ पे देखो m की पावर कितनी है b,
बस अगर हम पावर्स ऑफ एल को इक्वेट करें तो एल की पावर कितनी है 0, किसके बराबर है एल की पावर ए और यहाँ पे एल की पावर सी, तो क्या लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक, अब हम कंपेयर करते हैं टी की पावर्स को, पावर्स ऑफ टी। तो टी की पावर को कैसे कंपेयर करोगे, यहाँ पे टी की पावर कितनी है 1, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा -2c के, -2c के। ठीक, अब वैल्यूज निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल गई कितनी 0, सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से, सी की वैल्यू मिल जाएगी हाफ माइनस हाफ। अब इस सी की वैल्यू को अगर मैं इसमें लगा दूं तो 0 इज इक्वल टू ए माइनस हाफ, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हाफ। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना, जो भी ए बी सी की वैल्यू निकाली आपने इसमें पुट कर दो। ठीक, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आपको मिलेगी एल की पावर ए का मतलब कितना है हाफ, फिर है एम की पावर बी कितनी है 0, और जी की पावर है सी कितना है सी है -1/2। ठीक, तो अरेंज करना है बस, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाफ पावर का मतलब होता है अंडर रूट, माइनस हाफ पावर का मतलब होता है 1 में अंडर रूट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एम की पावर 0 का मतलब 1, ये तो कैंसिल हो गया, तो हम लिख सकते हैं L/G का रूट। ठीक, बाद में जब कैलकुलेट किया गया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा जो कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर, तो उस वो जो कांस्टेंट जो लगेगा उसकी वैल्यू होती है 2 पाई। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला हमें मिलेगा √2 पाई L/G। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जिसको हमने डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से ड्राइव कर लिया। एक और फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं इसकी हेल्प से, सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = mv²/r। इसको ड्राइव करते हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है, कोई भी सर्कुलर पाथ पे जब कोई बॉडी चलती है तो उस पर एक फोर्स लगती है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जो डिपेंड किस पे करती है, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं F डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। सिंपल, ए बी सी लिख लो, इनके ऊपर डायमेंशंस लिख दो। F का डायमेंशन फोर्स का mL/T-2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m क्या होता है मास का डायमेंशन m पावर a, v होती है वेलोसिटी, इसका डायमेंशन L/T-1 b, और r होता है डिस्टेंस, रेडियस का एक डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा l, तो इसकी पावर c। अब इक्वेटिंग पावर्स, अगर आप पावर्स को इक्वेट करो, इक्वेटिंग पावर्स, तो अगर मैं m की पावर्स को इक्वेट करूं, यहाँ m की पावर कितनी है 1, ये किसके इक्वल है, यहाँ m की पावर है a, तो ये आ गया। ठीक, अगर मैं l की पावर्स को इक्वेट करूं तो l की पावर है 1, यहाँ पे कितनी है b और c, तो ये हो जाएगा b + c। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं t की पावर्स को कंपेयर करूं तो t की पावर कितनी है -2, तो -2 किसके इक्वल होगी -b के। ठीक, तो यहां से अगर कैलकुलेट करें तो b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। ठीक, अब इस b की वैल्यू को 2 को अगर मैं यहाँ पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 = 2 + c, तो c कितना आएगा 1 - 2, दैट इज c = -1। ठीक, अब ए बी सी की वैल्यू हमें मिल चुकी है, इसको यहाँ पे लगा दो। ठीक, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की पावर a का मतलब पावर 1, तो कुछ नहीं लगाएंगे। फिर आ गया v की पावर कितनी है v कितनी है 2। ठीक, और r की पावर है c कितना है -1, r की पावर -1, तो -1 का मतलब नीचे चला जाएगा, तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा mv²/r। यहाँ पे जो कांस्टेंट लगेगा इस साइन को हटाने के बाद उसकी वैल्यू लगभग 1 होती है, तो फाइनली हमें फोर्स का फॉर्मूला मिला mv²/r। ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, जिसको हमने फिर से डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से ड्राइव कर लिया। अब जो डायमेंशनल एनालिसिस हमने पढ़ी उसके 3 एडवांटेजेस पढ़ लिए हमने, कि किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तीसरी बात हम कोई भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अब उसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, क्या वो लिमिटेशंस हैं, तो पहला लिमिटेशन ये है
कि जैसे कि हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर मैं इसके डायमेंशंस को चेक करूं तो मुझे क्या मिलेगा, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस टू और टी। तो फाइनली अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा टू एल टी माइनस वन। तो दोनों के डायमेंशन तो सेम है दोनों तरफ, लेकिन ये जो कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट के बारे में डायमेंशनल एनालिसिस कुछ नहीं बताती है क्लियरली। तो ये इसका एक लिमिटेशन है कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू आती है इसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया। ठीक, दूसरा इसका लिमिटेशन क्या है, दूसरा लिमिटेशन क्या ये है कि अगर कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर कोई लॉगरिदमिक फंक्शन है, तो उस फॉर्मूले में डायमेंशनल एनालिसिस एप्लीकेबल नहीं होगी, उस फॉर्मूले में डायमेंशनल एनालिसिस एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये इसके दो बड़े बड़े डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन कह सकते हैं हम, जो डायमेंशनल एनालिसिस के हैं। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? सिग्निफिकेंट का मतलब आपको इंग्लिश में पता होगा क्या होता है, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ऐसे नंबर्स या ऐसे डिजिट्स किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी में जिनको लेकर, जिनके मेजरमेंट को लेकर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है या फिर उनको हम रिलायबली जानते हैं, तो उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करो इस नंबर में, तो उसके बहुत सारे रूल्स हैं, उनको एक करके देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इजीली कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहला रूल क्या है, रूल वन, पहला रूल ये कहता है कि जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं या नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, उनको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे लिखा है 2.142 या फिर कहीं पे लिखा है 4.18 या फिर कहीं पे लिखा है 2.4, तो अगर मैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करूं तो इसमें कोई भी जीरो नहीं है, तो ये सब सिग्निफिकेंट है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 4, इसमें हो गया 3, इसमें हो गया 2। तो ये बहुत सिंपल है, इसको नोट कर लीजिए। इसका एक और रूल है, सेकंड रूल ये कहता है कि अगर कोई दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में जीरो आ जाता है तो वो भी सिग्निफिकेंट बन जाएगा। जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इज सिग्निफिकेंट। अगर कोई जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा है 8.702, ठीक, या फिर लिखा है 8.7048, तो यहाँ पे देखो जीरो के अलावा तो सब सिग्निफिकेंट है ही, लेकिन जीरो यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ गया तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट बन गया। तो फाइनली इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4, इसमें हो गए 5। इस जीरो को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। रूल थर्ड देखते हैं। रूल थर्ड क्या होता है कि अगर कोई नॉन डेसिमल नंबर है, नॉन डेसिमल नंबर, अगर कोई नॉन डेसिमल नंबर है उसमें ट्रेलिंग जीरोस हैं, ट्रेलिंग जीरोस का मतलब लास्ट में जीरो है, ट्रेलिंग जीरोस, तो वो जीरोस कैसे होंगे, इनसिग्निफिकेंट होंगे, मतलब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नॉन डेसिमल नंबर है जिसमें डेसिमल नहीं है, जैसे कहीं पर लिखा है 440 और लास्ट में जीरो लिखा है, तो ट्रेलिंग जीरो हो गया। तो ये जो जीरो होगा वो इनसिग्निफिकेंट होगा, इसको हम काउंट नहीं करेंगे।
तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए 2। या फिर सपोज करो कहीं पे लिखा है 80, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 1। ठीक, तो अगर कोई नॉन डेसिमल नंबर है और उसमें ट्रेलिंग जीरोज हैं तो वो सब इनसिग्निफिकेंट होते हैं। लेकिन नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर कोई डेसिमल नंबर है और उसमें ट्रेलिंग जीरोज हैं तो वो सारे कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसी को ले लूं मैं, अगर यहाँ पे लिख दूं 4.40 तो ये डेसिमल नंबर बन गया, इसके लास्ट में जीरो है तो ये जीरो सिग्निफिकेंट बन गया। अब इसके अंदर कितने फिगर्स हैं 3। अगर यहाँ पे लिख दूं 8.0 सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 तो ये जीरो क्या बन गया सिग्निफिकेंट। तो डेसिमल में सिग्निफिकेंट बन जाएगा लास्ट वाला जीरो, नॉन डेसिमल में नहीं बनेगा। एक और रूल होता है इसका, स्टार्टिंग जीरोज ऑफ अ डेसिमल नंबर। अगर कोई डेसिमल नंबर है तो उसके जो स्टार्टिंग जीरोज हैं वो सब इनसिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर कहीं लिखा है 0.008 तो ये डेसिमल नंबर है, तो इसके जितने भी स्टार्टिंग में जीरोज हैं वो सब इनसिग्निफिकेंट है, उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है, दैट इज 1। एक और रूल को डिस्कस करते हैं। सपोज कोई नंबर लिखा है 3 × 10⁸, तो अगर कोई नंबर 10 की पावर में रेज है, जैसे कि 10 की पावर में रेज है, तो वो सब कैसे होंगे इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। तो अगर इस नंबर में मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करूं तो बस सिर्फ एक है, वो कौन है 3। 10 की पावर 8 सिग्निफिकेंट नहीं है। एक और रूल होता है, वो रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि अगर कोई भी प्योर नंबर है, कैसा नंबर है प्योर नंबर, तो वो कांस्टेंट होगा प्योर नंबर और उसके अंदर इनफाइनाइट, कितने इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। किसी भी प्योर नंबर जो कांस्टेंट है उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। फॉर एग्जांपल अब अगर दोनों नंबर की बात करूं मैं 6.022 × 10 की पावर 23, तो इसके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। या फिर मैं पाई की बात करूं 3.14 ऐसे चलता रहेगा, तो इसमें भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स के टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और कुछ यूनिट्स हैं बड़ी बड़ी, उनको देख लेते हैं। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश होने वाला है, तो आपका वन शॉट फिनिश होने वाला है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट्स जैसे एक्सा। अगर कहीं पे लिखा है एक्सा, एक्सा का मतलब होता है 10 की पावर 18। अगर कहीं पे लिखा है पीटा, पीटा का मतलब होता है 10 की पावर 15। अगर कहीं पे लिखा है, कहीं पे लिखा है टेरा, टेरा का मतलब होता है 10 की पावर 12। उसके बाद आता है गीगा, गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9। गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9। इसी तरह से अगर कहीं पे मेगा लिखा है तो मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, और कहीं पे किलो लिखा है, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। इस तरह से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 का यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसका वन शॉट फिनिश हो चुका है। जो भी इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सब हमने पढ़ लिए हैं यहाँ पे, और इसी तरह से हम और सारे चैप्टर्स जितने भी हैं उन सब का वन शॉट पढ़ेंगे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में।